हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन देखा था जिसमें दो परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजल्टेंट एफ के साथ 30 डिग्री का एंगल है। तो ये हमें चार ऑप्शंस थे, उन चारों ऑप्शन से हमें बात करनी थी। ठीक है, चलिए आज थोड़ा और आगे चलेंगे। मैं देख लेता हूँ अगर जो अब तक पढ़ा हमने उससे रिलेटेड अगर कोई और भी हमारे पास क्वेश्चन हो तो एक सेकेंड मैं एक बार देख लेता हूँ, तो क्या है आप लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा। पी के बराबर हो, हाँ देखिए अब एक और क्वेश्चन है, ज़रा उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन वही, ये जो स्टैटिक्स और डायनामिक्स चलेगी ये इंग्लिश चलेगी, आपको मालूम ही है ना। तो ध्यान देना, क्वेश्चन है किसी पार्टिकल पर दो फोर्सेस P एंड P दोनों का, अच्छा P1 और P2 के बीच कितना एंगल होगा यदि P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P हो, है ना, वेयर P इज रिजल्टेंट ऑफ P1 एंड P2। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 150 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 120 डिग्री एंड ऑप्शन नंबर डी है 45 डिग्री। अगर देखा जाए तब तक मैं, आप लोग ट्राई करें तब तक मैं बताता हूँ, ये भी आपके आया हुआ है RPSC सेकंड ग्रेड में 2011 में। ठीक है, ये सभी आपके क्वेश्चन जितने भी चलेंगे मैक्स टू मैक्स PYQ ही चलेंगे इसमें, है ना। तो क्या है उससे ज़रा आपको ज़्यादा आइडिया रहेगा। चलिए कर देंगे इसको फटाफट से, फिर आगे चलेंगे। कर दो भाई फटाफट से, कर देंगे फटाफट से, आराम से हो जाएगा। कर दो फटाफट से हो जाएगा। कर देंगे इसे फटाफट से। वैसे अगर आपको याद हो तो जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था, कुछ कंडीशंस जो बताई थी उन्हीं पे बेस्ड डायरेक्ट रिजल्टेंट है ये, है ना। कर दो फटाफट से इसे। चलिए आगे चलते हैं, तो बताते हैं इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। अगर मैं आपको बताऊं, देखो अगर आपको ध्यान हो, याद है कि पी क्यू और आर हो, यानी दो फोर्सेस तो आपस में बराबर हो, उनका रिजल्टेंट भी उसके बराबर हो, तो कब होता है, जब उनके बीच में एंगल कितने का हो, 120 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो कैसा था क्वेश्चन, आसान था, आएगा को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। एक सेकेंड, अब मैं थोड़ा सा, क्या है ना, अब थोड़ा सा लेवल अप करने की बारी आ चुकी है। ये थोड़ी बहुत दो चार कंडीशन जानने के बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखो एक मिनट बस,
दरअसल क्या है, ये जो क्या कहते हैं, जो स्टैटिक्स और डायनामिक्स होती है, हालांकि ज़्यादा टफ नहीं होती, पर ये ज़्यादा इजी भी नहीं होती है ना। ये ज़्यादा इजी भी नहीं होती अगर ज़्यादा टफ नहीं होती तो। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बलों की साम्यावस्था। मतलब कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। देखो, अगर हिंदी में बोलें तो ये इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था, कोप्लेनर मतलब जो एक ही प्लेन में हो, है ना। तो उनके लिए जनरल कंडीशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, बहुत ध्यान समझना, बहुत ही काम की चीज़ है और बहुत ही हल्के में हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही हल्के में। देखो, इफ थ्री फोर्सेस, पहली कंडीशन देखेंगे, इफ थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, कि अगर तीन जो फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम में हो, मतलब क्या कहते हैं इसको, साम्यावस्था में हो। तीन फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक हो गया ये, सपोज करो P, है ना। एक हो गया सपोज करो ये Q, और एक सपोज करो R। जैसे पंखे होते हैं ना, पंखे, पंखे की बात कर रहे हैं, जैसे पंखे की तीन पंखुड़ियाँ होती हैं, ऐसे। ये एंगल हुआ सपोज अल्फा, ये एंगल हुआ सपोज बीटा, और ये एंगल हुआ सपोज गामा। अगर तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो इसकी दो कंडीशंस होती हैं। पहली चीज, एक सेकेंड, पहली चीज, ये जो तीनों फोर्सेस हैं, तीनों फोर्सेस संगामी हो। संगामी का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था संगामी का मतलब, कॉन्करेंट। याद है क्या होता है कॉन्करेंट, जो कि एक ही उसमें लगे, क्या कहते हैं, एक ही पॉइंट पर हर जगह से लगे। एक तो तीनों फोर्स कॉन्करेंट हो, जैसे सपोज करो इस पॉइंट ओ पर, ये जो एक नाम दे दूँ इसका पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ पर लग रहा है पी, क्यू और आर से। और दूसरी चीज कि लामी थ्योरम, कौन सी, लामी थ्योरम काम करे, है ना। लामी थ्योरम, अब लामी थ्योरम क्या होती है, लामी थ्योरम होती है कि जो फोर्स है, अगर जो फोर्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तीनों के तीनों अगर इक्विलिब्रियम में है, तो याद रखना कि इनके बीच, मतलब ये साइन के कहने का मतलब ये है, आप इसे लिख सकते हो P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। क्या कहना चाह रहा है दोबारा देख लो, P अपॉन सामने वाले का एंगल से साइन इक्वल टू Q अपॉन सामने वाला अपॉन R सामने वाला, तो P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन गामा, यह आ जाएगा। ठीक, कोई समस्या नहीं है, चलिए। अगर नहीं है तो ये जनरल कंडीशंस होती हैं। देखो, स्टैटिक्स और डायनामिक्स में ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़, हम जो कुछ भी पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेक्टिव पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सटीक रहेगा, बिल्कुल काम कराएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि अरे यार ये क्या है, वो क्या है, पता नहीं क्या क्या क्या, है ना, ये भी बाकी है, वो भी बाकी है, तो उन चीज़ों पे मत जाना। हम लोग बिल्कुल जो पढ़ेंगे एकदम सटीक पढ़ेंगे कि हाँ भाई ये हमारे काम का है, तो ये हमें पढ़ना है, काम की चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। चलिए, तीन फोर्सेस आर इक्विलिब्रियम, इसकी दो कंडीशंस होती हैं, पहली चीज कॉन्करेंट हो और दूसरा लामी थ्योरम काम करे। लामी थ्योरम ये होती है हमारी, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं। देखो, ये सपोज करो ये कोई एक बॉडी है,
इस पर यहाँ पर F1 फोर्स लग रहा है, यहाँ पर F2 फोर्स लग रहा है, यहाँ पर F3 फोर्स लग रहा है, इस तरह से चले जा रहा है। अब एक बात बताओ, हर फोर्स के लिए एक एक्स एक्सिस यहाँ होगा और एक वाई एक्सिस यहाँ होगा, है ना? अरे होगा नहीं होगा? चलिए, अगर ये है तो एक बात बताओ, एक बात बताना कि अगर मैं इन फोर्स के रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट पे बात करूं, एक्स डायरेक्शन में, तो भाई एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ यहाँ बीच में है तो यहाँ से अगर एंगल, यहाँ से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माने जाएं तो कॉस थीटा, और कुछ ना कुछ होगा कॉमा साइन थीटा, ऐसे ही कुछ होगा ना, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा वगैरह वगैरह, है ना? तो एक बात बताओ, अगर मैं इस F1 के बारे में बात करूं तो F1 फोर्स वन के लिए F1 कॉस थीटा वन होगा, प्लस F2 कॉस थीटा टू होगा, प्लस एंड अप टू सो वन क्या हो जाएगा, Fn कॉस थीटा एन होगा। इसी तरह अगर मैं y कंडीशन के लिए बात करूं, है ना, y के रिजल्टेंट फोर्स के लिए, तो क्या होगा, F1 साइन थीटा वन, F2 साइन थीटा टू, एंड अप टू सो वन टिल कहाँ तक जाएगा, Fn साइन थीटा एन। तो एक बात बताओ, जब मैं ओवरऑल रिजल्टेंट फॉर आर एल की बात करूंगा तो क्या ये देखो, स्क्वायर करके ऐड करो, स्क्वायर करके ऐड करो, होता जाएगा। तो अगर मैं आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, बोलो हाँ या ना? तो ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो एक्स और वाई के ही तो इसमें रहता है ना? हम्म। और फॉर इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम में होगा कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ऑब्वियसली बात है ये कैसे होंगे, ये आपस में एक दूसरे को जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है, क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम का क्या हो गया, एक फोर्स यहाँ जा रहा है तो एक फोर्स यहाँ जा रहा है, ये लो बीच में, तो ओवरऑल कितना हुआ, नल हो गया एकदम। टोटल रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अब जीरो हो गई तो पक्का है कि आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर जो होगा वो जीरो होगा, यानी कि दोनों स्क्वायर का सम जीरो कब हो सकता है, जब आर एक्स भी जीरो हो एंड आर वाई भी जीरो हो, बोलो हाँ या ना? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? चलिए, ये कुछ छोटी सी चीज़ मुझे बतानी थी, है ना? क्या है ना, कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं बताऊँ तो काम हो जाता है हमारा आसानी से। चलिए, अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ आएगी, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास, वो आएगा फ्रिक्शन। क्या आएगा, फ्रिक्शन। बड़ा मज़ा आएगा फ्रिक्शन में। देखो, अह, कोई एक ऑब्जेक्ट है, अभी देखते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, है ना, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये वाई एक्सिस नहीं है, ये है ना, वाई एक्सिस कह भी सकते हो। एक बात बताओ, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना, इस पर नीचे वेट लग रहा है क्या, डब्ल्यू? अब अगर कोई वेट नीचे लग रहा है डब्ल्यू, मतलब कुछ अगर जो वेट जो भी है नीचे, तो ऊपर भी कुछ ना कुछ तनाव आ रहा होगा, सपोज वो आर है ना। अब अगर कोई फोर्स मैं यहाँ लगाता हूँ पी, तो पक्का है फ्रिक्शन इसके उल्टे में काम करता है हमेशा, है ना? अरे हाँ या ना? अब जैसी कोई ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से आगे सरकाया, भाई समझ रहे हो, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, है ना, जो नॉर्मल होगा, क्या वो थोड़ा सा खिसकेगा, और वो थोड़ा सा खिसक के यहाँ एस पे पहुंच जाएगा? भाई कोई चीज़ है जो अभी सीधी की सीधी है ऐसी, यहाँ पर कार है ना, ये इसका नॉर्मल है। अब जैसे ही मैंने इसको आगे सरकाया तो नॉर्मल, तो ये पॉइंट तो यहीं रह गया, तो नॉर्मल थोड़ा सा खिसकेगा, वो इस तरह का बन जाएगा। तो बस उसी की बात कर रहे हैं। सपोज करो वो लैम्डा एंगल पे झुक गया, ठीक है, बस इतनी सी चीज़ पे हमें इमेजिन करना था थोड़ा सा। इससे होगा क्या, अभी देखना, ये स्टैटिक्स को सॉल्व करने का एक शानदार तरीका मैं बताऊंगा आपको, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हर तरह का क्वेश्चन एक ही बार में। लेकिन उसके लिए पूरी चीज़, पहले जो पूरी गणित है वो थोड़ी समझनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसके एक्स कंपोनेंट की बात करूं तो पी के लिए कॉस जीरो होगा, भाई एंगल जो भी होगा, है ना, प्लस आर कॉस 90, है ना,
भाई कंपोनेंट पकड़ना सीख लो, कंपोनेंट पकड़ने के लिए मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर कंपोनेंट पकड़ना सीख लिया ना तो वो रामबाण तरीका वो हमेशा काम करेगा। पूरी स्टैटिक्स फिर सिर्फ एक तरीके से हो जाएगी आपके। तो पी कॉस 0 प्लस आर कॉस 90 प्लस क्या हो जाएगा एफ कॉस 180, बोलो हाँ या ना, प्लस डब्ल्यू कॉस 90। और क्योंकि चीज खिसकी नहीं तो ओवरऑल कितना हुआ 0। कैसे? ओवर देखो, अगर कोई चीज़ यहीं पर है, कहने का मतलब है अगर P पर लगा तो उतना ही F पर लगेगा, अगर W लग रहा है नीचे तो उतना ही ऊपर R लग रहा है ना। तो ओवरऑल जब मैं इसका सम करूंगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि चीज़ इक्विलिब्रियम में है अभी। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो cos 90 है तो 0 हो गया, ये माइनस हुआ और ये फिर 0 हो गया, यानी मेरे पास क्या रह गया P माइनस एफ इक्वल टू 0, यानी P इक्वल टू एफ होगा। यानी जो फोर्स आगे लगा वही फ्रिक्शन के रूप में पीछे लगा, पीछे से लगा, आया ना। ठीक है। सिमिलरली अब ये जो कंडीशन है ना कंपोनेंट्स तोड़ने वाला, ये आपको एक्स और वाई दोनों में बताना है, यानी कि अब पक्का है आर वाई भी इसी तरह से हम 0 कर देंगे, है ना। तो यहाँ से ध्यान रखना आर इक्वल टू डब्ल्यू कंडीशन आ जाएगी। तो आप एक तो आया पी इक्वल टू एफ और एक आया आर इक्वल टू डब्ल्यू, है ना। ये तो कंडीशन नंबर 1 और ये कंडीशन नंबर 2। कंपोनेंट से अगर ब्रेक करना आ गया तो आपका काम हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट से ब्रेक करना बहुत जरूरी है ना। चलिए अब एक बात बताओ, दोबारा देखो, एक बात होता ना कि एस एस देख लो, है ना, और कॉस लेमडा की बात कर रहा हूं, क्या ये डब्ल्यू के इक्वल होगा क्या भाई? एस कॉस लेमडा, एस कॉस लेमडा क्या ये डब्ल्यू के इक्वल होगा? अरे ऑब्वियसली बात है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो आर डब्ल्यू के ऊपर तो आर ही नहीं, एस कॉस अल्फा, है ना। और एस साइन लेमडा क्या ये पी के इक्वल होगा? इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो 3 और 4 से अगर मैं 10 लेमडा निकालना चाहूँ तो क्या पी अपॉन डब्ल्यू होगा, और पी अपॉन डब्ल्यू मतलब एफ अपॉन आर, है ना। यानी कि और इस 10 लेमडा को थोड़ी देर के लिए मैं म्यू कह देता हूँ, है ना। तो क्या बनेगा म्यू इक्वल टू एफ बाई आर, यानी एफ इक्वल टू म्यू आर। फ्रिक्शन के लिए ये आपने पढ़ा होगा, एफ इक्वल टू म्यू आर। ज़रा ध्यान से देख लो, एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर, म्यू यानी कि ये 10 लेमडा को म्यू कह दिया बस। ठीक है। तो ये फ्रिक्शन का एक और फार्मूला होगा जो आपने फिजिक्स में बचपन में कभी ना कभी पढ़ा होगा। चलिए, यहाँ तक कोई समस्या मेरे हिसाब से होनी भी नहीं चाहिए, है ना। अब बड़ी ही मस्त क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड, अगर मैं आपको बताऊँ तो क्या है ना, क्वेश्चन थोड़ा आसान सा क्वेश्चन मैं चूज़ करूँ तो आपके लिए आसानी रहेगी, वरना अगर टफ क्वेश्चन चूज़ कर लिया तो भैया तुम्हारा भी धुआं निकल जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगी, है ना। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर लैम्डा जो है वो 0 हो जाए तो क्या होगा? म्यू 0 हो जाएगा, और म्यू 0 होते ही क्या हो जाएगा? एफ 0 हो जाएगा। एफ मतलब फ्रिक्शन 0 हो गया। तो पहली चीज़, ये जो म्यू है इसे म्यू को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, म्यू का क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। ठीक है, कोई समस्या? अब देखना, बड़े मस्त तरीके से हम एक क्वेश्चन को करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे और रामबाण तरीका बताऊंगा मैं उसके लिए, है ना। बस देखते चलो। पहले मैं क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन है ना। अच्छा मैं एक चीज़ बताता हूँ, स्टैटिक्स और डायनामिक्स जो होगा इसके क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। आपके जो एग्ज़ाम है उसमें स्टैटिक्स और डायनामिक्स के क्वेश्चन काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो तो इसको लेके परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है, यूनिफॉर्म लैडर, लैडर का क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ
L and weight W rest with its foot on the rough ground and its upper and against a smooth wall। ठीक है, यानी एक सीढ़ी है जिसकी लेंथ क्या है, L है, और उसका वेट W है। वो रखी हुई है दीवार के सहारे से। दीवार तो बड़ी स्मूथ है लेकिन सरफेस कैसी है, रफ है। इस लाइन को बड़े ध्यान से समझना है ना। द इंक्लिनेशन टू द vertical being alpha, a force P is applied horizontally to the ladder at a point। क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं ना इसके, तो आधे तो टाइप करने वाले ही छोड़ देते हैं, बोले छोड़ो रे इसको। अ फॉर्म from a point distance of if from the foot so as to make the foot approach the wall prove that P must exit LW mu plus half tan alpha upon L minus C, where mu is फ्रिक्शन कोफिशिएंट। टिक। देखो क्वेश्चन समझ लो पहले एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म लैडर है ना, जिसकी लेंथ L है और उसका वेट W है। उसे क्या करा है, दीवार के सहारे से रख दिया है ना। इसका जो अपर एंड है वो एक स्मूथ वॉल पर है, और जो ज़मीन है नीचे की वो रफ है। यानी ये तो पक्का हो गया कि जो नीचे फ्रिक्शन लग रहा होगा। द इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल बीइंग अल्फा, द इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल का मतलब ये है कि दीवार से इसका जो एंगल होगा वो अल्फा होगा। A force P is applied horizontally to the ladder at a point distance from the foot so as to make the approach to the wall। मतलब कि ये जो सीढ़ी है जो इस तरह की जो दीवार पर रखी हुई है, यहाँ से ऐसे फोर्स लगाया जाना है ना, बाहर से फोर्स लगाया जाना है जिससे कि दीवार पर ये पहुंच पाए। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो फोर्स P है वो एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी होगा तो चलेगा बट एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत ही मस्त तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आपको करना क्या है, आपको कंपोनेंट में ब्रेक करना आना चाहिए बस। आपका पूरा का पूरा स्टैटिक्स, सिर्फ स्टैटिक्स की बात कर रहा हूँ, डायनेमिक्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ स्टैटिक्स की बात कर रहा हूँ, स्थिति विज्ञान की बात कर रहा हूँ। स्थिति विज्ञान में इस तरीके से आपका हर क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ध्यान समझना। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज आपको डायग्राम बनाना है हमेशा। सर क्या बात कर रहे हो, डायग्राम तो हम बनाएंगे ही। देखो ये सीढ़ी है, सीढ़ी बनेगी ना, है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। अच्छा इस सीढ़ी का जो वेट है वो
क्या है, डब्ल्यू है। आपको करना क्या है, बहुत ध्यान समझना है। अच्छा, एक बात बताओ, ये पॉइंट सपोज करो ए है, ये पॉइंट सपोज करो बी है, ये सब पॉइंट सपोज करो ओ है। अच्छा, ये जो पॉइंट है इसको मैंने एन नाम दे दिया, है ना। अब एक बात बताओ, ये सीढ़ी अगर इस तरह से रखी हुई है, ध्यान से देखना, आपको बस चीजें समझनी है। ये सीढ़ी इस तरह से रखी हुई है, रखी होने का मतलब वजन यहाँ लग रहा है ना। अब अगर एक वजन ऐसे लग रहा होगा इस दीवार की तरफ, तो दीवार दीवार की तरफ से भी तो सीढ़ी पर एक लग रहा होगा ना वजन, जैसे मैं एस नाम दे देता हूँ। अरे होगा नहीं होगा। ऐसे ही अगर जमीन पर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो जमीन से ऊपर भी तो एक एक्शन का इक्वल रिएक्शन भी तो होगा। तो सपोज करो उसको मैंने नाम दे दिया आर। आपको बस ये पहचान में आना चाहिए कहाँ कैसे कैसे फोर्स लग रहे हैं बस। सपोज करो मैंने इसका नाम दे दिया जी, है ना। बस ये छोटी छोटी चीजें आपको पहचान में आनी चाहिए। अब जी मैंने यहीं पे क्यों लिया, क्योंकि कोई भी चीज अगर रखी होगी तो ये सेंटर होगा, सबसे ज्यादा फोर्स तो वहीं लगता है, तो ये L/2, है ना। और नीचे वाला भी L/2 हो गया, वो आप कर लेना आराम से। अब करना क्या है हमें, हमने एक फोर्स लगाया है यहाँ पर P, ये P हमने यहाँ फोर्स लगाया। अच्छा, अगर मैंने P फोर्स लगाया तो क्या, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल भी तो अल्फा ही बनेगा। सपोज मैंने इसका नाम दे दिया M, है ना। और जो फोर्स लगाया है एक C कांस्टेंट डिस्टेंस पर लगाया है, जो कि इसने कहा हुआ है, कहा है क्या, तो P is applied horizontally to the ladder at a point distance A। अच्छा A बोला है क्या, कोई बात नहीं, आप इसे A कर लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, ये A हुआ। अच्छा, ओवरऑल नीचे वाला भी तो पूरा L/2 होगा, ये यहाँ तक नीचे तक पूरा A तक और ऊपर से G तक। अगर आपको ये डायग्राम बन गया तो आपका काम आसान हो गया। अब आपको करना क्या है, देखो, एक तो क्षैतिज वियोजन कर दो और एक ऊर्ध्वाधर वियोजन कर दो। बच्चों का दिमाग खराब, वियोजन क्या होता है भाई, एक चीज सोचो। कहने को ये कह रहा हूं कि एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल रेजोल्यूशन निकाल दो। मतलब ये कि एक बात बताओ, अगर मैं इस P की बात करूं तो P किसके इक्वल होगा, बताओ मुझे, बताओ बताओ बताओ, सोचो 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 सोचो। चलो P को मारो गोली। एक बात बताओ, क्या जो वेट है वो R के इक्वल होगा नहीं होगा। भाई ले दे के अगर एक फोर्स नीचे लग रहा है, एक ही फोर्स है जो ऊपर लग रहा है, मतलब आपको क्या है, बैलेंस में ले जाना है। मैंने कहा ना इक्विलिब्रियम में ले जाना है, बैलेंस में ले जाना है बस। यानी W = R होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। और फर्स्ट वाला मैं ये कह रहा हूं कि S प्लस म्यू आर अगर मैं करूं तो क्या ये P बनेगा नहीं बनेगा, पहले ये चीज बता दो मुझे। देखो, S का डायरेक्शन यहाँ है, P का डायरेक्शन यहाँ है ना। S पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, लेकिन जमीन पर कोई एक फ्रिक्शन लग रहा है, जिस वजह से ये फ्रिक्शन यहाँ जाने से हाँ पीछे जाने से रोक रहा है, ठीक है। तो S प्लस म्यू आर इज इक्वल टू P। तो आपको करना क्या है, एक ये तो हुआ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कर दो, ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम, मतलब फोर्स को इक्वल कर दो। अब काम क्या करना है, काम आपको बस इन दोनों से काम करना है, इन दोनों से आपकी पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको हॉरिजॉन्टल अलग कर दो, वर्टिकल अलग कर दो और इन्हें आपस में काटा कूटा मचा दो, इन्हीं से आपका काम हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब एक चीज और, हम बात करेंगे आघूर्ण की। आघूर्ण क्या होता है, ये और बड़ी समस्या है इंग्लिश मीडियम वालों के, सर आघूर्ण क्या कह दिया आपने, हमारा तो बेजा ही कर। आघूर्ण मतलब कहा जाए तो मोमेंट, जैसे हम कहते हैं ना किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालो, तो उस मोमेंट की बात कर रहे हैं। तो किसी जो अबाउट ए ए पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट निकालें, जैसे कि एक चीज सोचो, मोमेंट निकालने का मतलब क्या हो गया। देखो एक बात बताओ, P × CM,
भाई मोमेंट का मतलब क्या हो गया, फोर्स इनटू जो मोमेंट की जो साइड हो गई, है ना, फोर्स इनटू मोमेंट, मतलब जो, ठीक है, P इंटू सी एम प्लस W इंटू ए एन, और क्या ये इक्वल हुआ S इंटू ओ बी। फिर दोबारा देखो क्या, कि P इंटू सी एम और W इंटू ए एन, और क्या ये इक्वल हुआ S इंटू ओ बी के। अच्छा एक चीज और, कि जो म्यू आर है, भाई ये फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, ये म्यू आर है ना, इसलिए म्यू आर मैंने वहां लिखा। ये आघूर्ण निकालना, मोमेंट निकालना बहुत जरूरी है ना। क्या होता है भाई, अगर हिंदी में बात करें तो आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू आघूर्ण भुजा। अगर हिंदी में कहें तो क्या जाए, इंग्लिश में कहें तो फोर्स, और इनटू जो उसके परपेंडिकुलर जो साइड जाती है वही जाती है। तो अगर P है, इस P के परपेंडिकुलर साइड कौन सी जाएगी, ये W के परपेंडिकुलर साइड कौन सी जाएगी, ये है ना, और S के परपेंडिकुलर साइड कौन सी जाएगी, ये। अब क्या हुआ देखो, ये यहाँ से चला और यहाँ पहुंचा, है ना, अच्छा, ये यहाँ से चला और यहाँ पहुंचा, मतलब ये चीज़ तो ऐसे चल रही है, लेकिन यहाँ देखो ये यहाँ से चला और यहाँ निकल रहा है, मतलब एक चीज़ तो यूँ चल रही है और एक चीज़ यूँ चल रही है, तभी तो ये दोनों आपस में इक्वल हुए, है ना। अच्छा, तो एक बात बताओ, P और सी एम सी से लेकर एम तक, ये पॉइंट नंबर सी है, तो सी से एम तक का डिस्टेंस क्या हुआ, स्मॉल सी कॉस अल्फा। ऐसे यहाँ अगर बात करें तो L/2 साइन अल्फा, और एस को उठा के यहाँ ले आओ और ओ बी की वैल्यू निकालो, एस कॉस अल्फा इक्वल टू 0। यानी अगर देखा जाए तो क्या बोल सकता हूँ, पी सी कॉस अल्फा इक्वल टू एल एस कॉस अल्फा प्लस डब्ल्यू साइन अल्फा अपॉन 2। क्या ये बोल सकता हूँ, हाँ या ना, बताओ। यहाँ तक कोई समस्या। आघूर्ण को पहचानना है, एक पहली चीज आपको फोर्स इक्वल करना है, दूसरी चीज आघूर्ण को पहचानना है। आघूर्ण मतलब मोमेंट को पहचानना है। टॉर्क की अगर बात करें ना इंग्लिश में, बल आघूर्ण क्या होता है, टॉर्क ही तो होता है, तो उस टॉर्क की बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताना, अब S इक्वल टू P माइनस म्यू आर बोल सकता हूँ। अच्छा इसे P माइनस म्यू W बोल सकता हूँ क्या, क्योंकि R और W तो आपस में इक्वल है ना। इसे 3 में उठा के रख दो, अब इन्हीं से एडजस्ट करना है आपको थोड़ा बहुत, मतलब क्या है, आपने फोर्स इक्वल किए, है ना, कोई जो पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है जिसके अबाउट सबसे ज्यादा फोर्स है। अच्छा टॉर्क कहाँ निकालना है, ये और चीज ध्यान रखना, जिसके आसपास सबसे ज्यादा फोर्स लग रहे हो, देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, फिर ये भी आ रहा है, फिर ये भी आ रहा है, तो इसके आसपास लग रहा है, एक के आसपास सबसे ज्यादा लग रहा है ना, तो इसी के अबाउट टॉर्क निकाल देंगे। तो क्या करना है आपको, फोर्सेस इक्वल करने, एक्स वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट, और दूसरी चीज जिसके पास सबसे ज्यादा फोर्सेस हो वहां पे टॉर्क निकाल देना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला उसे इक्वल कर देना। अब इन्हीं में काटा कूटा करेंगे, देखो यहाँ से वैल्यू निकाली और इसे 3 में रख देंगे और यहीं से काटा कूटा करके आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो जैसे ही हम इसे 3 में रखेंगे तो क्या बनेगा, P C cos अल्फा माइनस L cos अल्फा, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, हाँ क्या लिखेगा, पी सी कॉस अल्फा इक्वल टू एल, और या फिर वैल्यू रखेंगे तो P माइनस म्यू W कॉस अल्फा माइनस W साइन अल्फा बाय 2। ठीक है, अब क्या काटा कोटा मचा देंगे, अभी नहीं, मतलब C कॉस अल्फा माइनस L कॉस अल्फा बोल सकता हूँ यहाँ से, और यहाँ से ये हो गया L माइनस का म्यू W कॉस अल्फा माइनस का W साइन अल्फा बाय 2। ठीक है, अब जो हमें चाहिए ना उसकी शक्ल बनाने की कोशिश कर लो, क्योंकि हमें चाहिए एक तो टेन। अब देखो यहाँ से मैंने अगर कॉस भी कॉमन ले सकता हूँ, तो अगर इस कॉस को भी यहाँ से कुछ थोड़ा कुछ इस तरह से एडजस्ट किया जा सके तो साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा हमारा, है ना। कोशिश ऐसे करेंगे तो पी कॉस अल्फा, ये हो गया सी माइनस एल, और इक्वल टू माइनस का एल, डब्ल्यू दोनों से कॉमन आ रहा है, म्यू कॉस अल्फा प्लस हाफ साइन अल्फा, ये हुआ। तो पी एल माइनस सी,
है ना, यहाँ से माइनस कॉमन लेके काटा कूटा मचा दिया, तो एल डब्ल्यू म्यू प्लस हाफ, और ये टेन अल्फा, क्यों कॉस अल्फा नीचे गया डिवाइड लगा दिया, तो पी क्या हो गया, एल डब्ल्यू अपॉन एल माइनस सी, जो कि हमें चाहिए था, म्यू प्लस हाफ टेन अल्फा, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। बोलो समझ में आया है या नहीं, यही हमें चाहिए भी था। मतलब कुल मिला के करना क्या, कुल मिला के आपको यही करना। अब जैसे देखो, अभी जैसे आपको अगर ये समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर जैसे देखा जाए तो एक क्वेश्चन और करेंगे, वो भी बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा छुटकू मुटकू सा क्वेश्चन है। कहाँ गया कहाँ गया देखो, ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। देखो, अब जैसे बात करें, अगला क्वेश्चन है हाँ देखो, क्वेश्चन है यूनिफॉर्म लैडर, लैडर के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाते हैं। रेस्ट एंड लिमिटिंग, रेस्ट इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम equilibrium with its lower end on a rough horizontal plane whose coefficient of friction is mu and its upper end against a smooth wall, आपसे कहा गया है find the inclination of the ladder, inclination of the ladder to the vertical। ऑप्शन नंबर ए है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 म्यू। ऑप्शन नंबर बी है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ऑप्शन नंबर सी है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 म्यू, म्यू बाय 2। एंड ऑप्शन नंबर डी है नोटा। लेट्स सी आप इसे किस तरह से करेंगे। 2 मिनट का समय आपके पास है, ट्राई करें इसे। क्वेश्चन आसान है ना, घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्वेश्चन वाकई में बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। कर देंगे इसे, कर दीजिए फटाफट से। कर देंगे इसे फटाफट से। कर दो भाई आराम से, करना वही है जो मैंने बताया है, जिस तरीके से आपने मैंने बताया ना उसी तरीके से करना है आपको, बस ज़्यादा आपको तकलीफ होगी ही नहीं। देखिए, ट्राई करते हैं अब इस क्वेश्चन को। वैसे तो आप लोगों से आराम से हो गया होगा, बट फिर भी अगर नहीं हुआ हो तो उसे ट्राई करेंगे। देखो,
सॉल्यूशन क्या है? अगर कुछ आवाज आए हल्की फुल्की सी तो छोड़ देना उसको। देखो क्वेश्चन क्या है, एक यूनिफॉर्म लेडर है जो दीवार से सटी हुई है। ट्राई करेंगे डायग्राम बनाने का, डायग्राम बनाना बहुत ही ज़रूरी है ना। ये इस तरह से लगी हुई है, ठीक है। इक्विलिब्रियम है विद इट्स लोअर एंड ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन whose coefficient friction is mu and its upper end against a smooth wall. फाइंड द इंक्लिनेशन, यानी कि ये एंगल निकालना है। इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल, इसे अल्फा नाम दे देते हैं। एक काम करते हैं, ऑप्शन में अल्फा डाल देते हैं। क्या है ना, मैं अल्फा से ज़्यादा फैमिलियर हूँ, तो अल्फा इक्वल टू दिस। अब ये लैडर है, जब भी ये होगा तो हमेशा आर ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ से इसका वेट पक्का जो डब्ल्यू होगा वो नीचे लग रहा होगा, है ना। इसका नाम दे देंगे एम। अब क्योंकि देखो यहाँ से अगर ये दीवार से टच हो रहा है तो दीवार से वर्टिकली एक एंगल निकले, सॉरी जो फोर्स निकल रहा होगा वो ऐसे निकल रहा होगा, है ना। पहचानने वाली बात है कि अगर आप म्यू आर की बात करो फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन कैसे निकलेगा। क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। एक यूनिफॉर्म लेडर रेस्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, विद इट्स लोअर एंड ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल। ओके 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 ओके। फ्रिक्शन के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? भाई एक चीज तो पक्की है कि जो आर है वो डब्ल्यू के इक्वल है। अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग फ्रिक्शन ये अंदर की तरफ जाना चाहिए, जो फ्रिक्शन है वो अंदर की तरफ लग रहा है, क्योंकि सीढ़ी बाहर की तरफ फिसलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी लिमिटिंग में है। बात ये है ना, क्वेश्चन लिमिटिंग में है। इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब ये हो गया कि सीढ़ी है ना वो बिल्कुल खड़ी हो चुकी है अपने मैक्सिमम तक पर। अब ये सरकने का प्रयास कर रही है, इतनी खड़ी हो चुकी है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम हो चुकी है अपनी वर्टिकल से, है ना। लोअर एंड पर लिमिट में जा सकी है, इससे ऊपर अगर जाएगी तो समस्या पैदा हो जाएगी। तो फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है ताकि सीढ़ी यहाँ जाए, तो सीढ़ी यहाँ नहीं जा रही है, इसका मतलब फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो आर इक्वल टू डब्ल्यू, और दूसरी चीज है एस इक्वल टू म्यू आर। अब सॉल्व कैसे करेंगे? ये पॉइंट, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया ओ, इसको नाम दे दिया बी। पहली चीज ये करी हमने। दूसरी चीज मैंने क्या करा, जिसके अबाउट सबसे ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, उसी के अबाउट क्या निकाल लेंगे, टॉर्क निकाल लेंगे, है ना। तो एक बात बताओ, क्या डब्ल्यू के साथ ए एम आ जाएगा, और क्या एस के साथ क्या जाएगा, वो बी के इक्वल होगा, ये आया ना। और अगर ये हुआ तो यहाँ से तो काम हो ही गया, क्या कि डब्ल्यू और इसके साथ आ गया साइन अल्फा, ए साइन अल्फा, है ना। ये ए क्या है, ये सीडी के लेंथ की हमने बात करी है, ये ए और ये ए पूरी, है ना। 2a पे बात कर रहा हूँ ताकि ए में, मतलब 2a अगर मान लेंगे तो ए से काम हो जाएगा, माइनस एस इंटू 2a साइन अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एस साइन डब्ल्यू साइन अल्फा इक्वल टू म्यू डब्ल्यू 2 कॉस अल्फा, सॉल्व कर लेना, टेन अल्फा इक्वल टू 2 म्यू आ जाएगा, मतलब कि अल्फा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2 म्यू। जानते हो ना, होगा नहीं होगा, यानी आंसर कौन सा हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम इन टाइप के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन चाहे कैसा भी आ जाए, अब यहां से बहुत आसानी से काम को उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगर ये हो गया तो एक और चीज आती है जो हमारे बड़े काम की है, जिसे कहा जाएगा एमएन थ्योरम। एमएन थ्योरम बड़ी मस्त चीज है। अब ध्यान देंगे कि एमएन थ्योरम होता क्या है। देखो, टॉपिक का नाम है एमएन थ्योरम।
ध्यान से देखना। जैसे कोई एक ट्रायंगल है कुछ इस तरह का, ठीक, ए, यहाँ से बी, यहाँ से सी, और ये गया तो डी, ठीक। सपोज करो ये एम और एन में डिवाइड कर रहा है इसे, ये एंगल सपोज कोई थीटा है ना, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। तो पहली चीज है कि m प्लस n जो कॉट थीटा होगा, ये इक्वेशन ध्यान रखनी है कि m प्लस n कॉट थीटा ये हमेशा इक्वल होगा m कॉट, कॉट में चलेगा पूरा, कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। और दूसरी चीज है कि m प्लस n जो कॉट थीटा होगा वो इसे बोल सकते हैं n कॉट अल्फा माइनस m कॉट बीटा, ये कॉट है। क्या कहना चाह रहे हैं कि m प्लस n कॉट थीटा, चाहे यहां से देखो m कॉट अल्फा माइनस m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा ले सकते हो, या फिर n कॉट अल्फा माइनस m कॉट बीटा ले सकते हो, लेकिन अल्फा से बीटा ही उड़ेगा, ठीक है। ये m प्लस n कॉट थीटा के इक्वल है, ठीक है। ये एमन थ्योरम होती है। चलिए, अब वैसे एक बात बता दूं कि जो एमएन वाला है ना, एमएन थ्योरम, ये जनरली ज़्यादा काम नहीं आती, लेकिन इसका किस तरह से यूज़ करना है, मतलब एक क्वेश्चन में आपको इसका बता देता हूँ कि किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड बस, एक क्वेश्चन में ज़रा बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। देखो एमएन थ्योरम, क्योंकि अगर आप इसे देखो, क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा मस्त है। एक यूनिफॉर्म रॉड है, क्या है, एक यूनिफॉर्म रॉड है, रेस्ट इन अ वर्टिकल प्लेन, within a fixed hemispherical bowl whose radius is equal to the length of the rod. If mu is the coefficient of friction between the rod and bowl, then in limiting equilibrium, the inclination alpha of the rod to the horizontal is, ऑप्शन नंबर ए है tan इनवर्स 4 mu अपॉन 3 माइनस म्यू स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी है tan इनवर्स 3 म्यू स्क्वायर अपॉन 5 माइनस म्यू क्यूब। ऑप्शन नंबर सी है
ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी है नोटा। नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव। लेट्स सी आप इसे किस तरह से करेंगे, है ना। पहले मैं आपका तरीका देखता हूँ, फिर मैं एमन थ्योरम से आपको इसको समझाऊंगा कि एमन थ्योरम किस तरह से हेल्प करती है हमें। कर दो बराबर से, तो ट्राई करेंगे। कर दो भाई आराम से, खटाखट हो जाएगा ये, ज़्यादा समय नहीं है आपके लोग, आप लोगों के पास। देखो देखो होगा क्या, देखो एक यूनिफॉर्म रॉड है ना, रेस्ट इन अ वर्टिकल प्लेन, जो एक वर्टिकल प्लेन में विद इन अ फिक्स्ड हेमिस्फेयर, एक फिक्स कटोरे में पड़ा हुआ है जिसकी रेडियस लेंथ की रॉड के बराबर है। इफ म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रॉड एंड द बाउल, देन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम द इंक्लिनेशन ऑफ अल्फा। देखो ये वर्ड बहुत काम की चीज है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब हो गया कि अब ये फिक्स हो गया, है ना, यानी इक्विलिब्रियम में चला गया। तो अगर बात करें, जरा इधर देखेंगे, ये कटोरा है हमारे पास, अरे यार ये कटोरा है, थोड़ा और कटोरा, हाँ ये कटोरा है, कुकर जैसा लग रहा है पर कटोरा है, मान लो, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान समझेंगे, ये रॉड है कौन सी, इस रॉड की लेंथ कितनी है, जितना इस कटोरे की रेडियस है, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया बी। अब ये कटोरा हिल नहीं रहा, है ना। एक बात बताओ, जो फ्रिक्शन बनेगा वो म्यू आर बनेगा भाई, अगर ये नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन ऊपर जाएगा ना, ठीक है। ऐसी अगर यहाँ बात करें, तो अगर ये यहाँ जाएगा तो फ्रिक्शन इधर की तरफ जाएगा। ध्यान देना कि 90 डिग्री पर म्यू आर होता है, जो भी आर होता है। अच्छा एक सेकंड मैं दोबारा बताता हूँ आपको, पहले इधर समझेंगे। ये आर और म्यू एस मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, अभी बस डायग्राम के थ्रू मैं बता दूंगा, है ना, बाकी परेशान मत होना। ये म्यू एस है, म्यू एस क्या है अभी बताएंगे। एक बात बताओ, यहाँ से अगर लेंथ देखें, लेंथ क्या वेट लग रहा होगा, कितना डब्ल्यू। अच्छा ठीक है, तो ये डब्ल्यू लग रहा है, मैं अगर इसको थोड़ा और आसान तरीके से, तो नहीं हो सकता, एक मिनट रुकेंगे, पहले मैं इसको डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बना दूँ, है ना। यहाँ से ये गया S1, और यहाँ से ये गया R1, फिर इसको थोड़ा सा और लंबा करते हैं, R1, हाँ, यहाँ से ये गया ये हुआ S,
और यहाँ से ये हुआ R। अब इसको बहुत डिटेल में भी बताऊंगा मैं, बस देखते चलो। पहले मैं एक बार डायग्राम बना दूँ इसको अच्छे से। ये पॉइंट O है ना, और यहाँ से ये पूरा का पूरा डायग्राम इस तरह से बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि नीचे जा रहा है ना। अब ज़रा इसको ध्यान समझेंगे, क्योंकि ये कटोरा बन गया ना। ये क्वेश्चन ज़रा देख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बचा हुआ। ये एक काम करो, ये डायग्राम यहाँ तक बना लो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना। यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।